Hello guys, good morning. Welcome to Inspire classes and today this class related to chapter 2 of economic books of class 10 and the name of lesson is sector of the Indian economy. आज जो है इकोनॉमिक्स का हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत के अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर में उसको बांटा गया भारतीय अर्थव्यवस्था को, इसको बारे में आज हम जानेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ होता है। हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्क देखते हैं जो हम डेली में देख लेते हैं। बहुत तरह के काम होते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, कोई एग्रीकल्चरल वर्क करता है, ठीक है ना। तो इन सारे कामों को देख कर ही जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, सेकेंड को हम लोग सेकेंडरी कहते हैं और थर्ड को हम लोग टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। तीनों एक दूसरे से काफी रिलेटेड है, तीनों सेक्टर जो है काफी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। हम लोग इस पे ध्यान देते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, क्यों इसे प्राइमरी कहा गया, प्राथमिक क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो भी काम आता है, जो भी चीज़ होता है, जो इस तरह का भी वर्क होता है इस सेक्टर में, वो डायरेक्टली हमारे नेचुरल रिसोर्स से जुड़ा रहता है। जैसे कल्टीवेशन कर लिए कॉटन का, या फिर कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, या फिर कोई भी अलग तरह का फिशिंग का काम कर रहे हैं, या फिर डेयरी प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। हम लोग किसी भी तरह का फॉरेस्ट्री वर्क या फिर ये सब चीज़ से काम करते हैं। खेती बाड़ी से जुड़ा काम जो होता है, रॉ मटेरियल का जो वर्क होता है, उसे हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर कहते हैं, ठीक है, या प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। टेक्स्ट बुक पर मत जाइएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ दिया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे एक शॉर्ट क्लास चला रहा हूँ, इसलिए काफ़ी अच्छे से काफ़ी मजे से जो है हम लोग छोटे तरीके में एकदम क्लियर एंड कट तरीके में हम लोग जानेंगे क्या होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि खेती बाड़ी से रिलेटेड जितना वर्क होता है, जितना भी गया, फिशिंग हो गया आपका फर्स्ट वर्क है, फिर आपका कल्टीवेशन हो गया, डेयरी वर्क हो गया जो दूध वाला होता है, ये सब जो भी है ईटीसी हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। ये सारे वर्क हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं, क्योंकि इनसे जो है ये सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स से जुड़े रहते हैं, ठीक है। आते हैं लोग सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है कि नेचुरल रिसोर्स जो होता है उस प्रोडक्ट को चेंज करके दूसरे फॉर्म में लाता है, यानी वो मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर बिकॉज इट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ जितना भी काम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, जिसमें बहुत तरह का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होता है। प्राइमरी सेक्टर के बाद जो होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, यानी फिर सेकेंडरी सेक्टर रहता है। इसमें जो होता है वर्क जो होता है किसी फैक्ट्री में वर्क किया जाता है, ठीक है ना। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, क्योंकि इसका सारा वर्क जो होता है मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होता है। ये सब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे काम करता है, ठीक है। इसमें जैसे है मैंने कुछ लिया, जैसे मान लीजिए कि हमारा कल्टीवेशन में पोटैटो आता है, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया, रॉ मटेरियल पे काम कर रहा है, ठीक है ना। और हमने क्या किया, इसका एक लेस का लेस बना दिया, इसे चिप्स जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रही है बात। तो ये जो लेस बना पोटैटो से, ये सेकेंडरी वर्क का वर्क हो गया, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर का ये जो है काम हो गया, जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। कोई भी चीज़ हम लोग दे रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सेकेंडरी वर्क का काम आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी चीज़ है ये। हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे शुगर केन जो है हम लोग खेत में उगाते हैं, तो ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल, और इससे जब चीनी या फिर जो गुड़ बन गया, जैगरी बन गया, तो वो क्या हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया। उसी तरह से हम लोग ईंटे की भट्टी में ईंटे बनाते हैं, हमारा प्राइमरी सेक्टर वर्क है। और फिर उस ईंटे से कुछ मैन्युफैक्चर करके बिल्डिंग बना दिए हम लोग, तो क्या हो गया हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, वो एक मैन्युफैक्चर्ड चीज हो गया, ठीक है ना। थर्ड में आते हैं टर्शियरी सेक्टर में, इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, इसको हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं। ये देखिए, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन करता नहीं है, पहला बात इस पे ध्यान देते हैं, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं करता है, बस ये प्रोडक्शन को डेवलपमेंट करने में या डेवलप करने में हेल्प करता है। समझते हैं कैसे, मान लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग को नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, 2 मिनट तो मैं समय दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसे ये जो है प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की। आज का सबसे डेवलप सेक्टर जो है आपका टर्शियरी सेक्टर है, इसको भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि हमने जो है शुगर केन प्रोड्यूस किया, कैसा वर्क हो गया, ठीक है। उसको हमने इंडस्ट्री में भेजा, ठीक है, ये किस सेक्टर का काम हो गया। और ये जो है फिर मैंने उसको मार्केट में भेजा, ये किस सेक्टर का, शुगर केन जो मैंने प्रोड्यूस किया, ये आपका प्राइमरी सेक्टर वर्क हो गया। इंडस्ट्री में जो हमने काम कर रहा है चीनी बनाने का, ठीक है ना, ये शुगर बना रहा है आपका, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग, या सेकेंडरी में लिख देता हूँ। ठीक है। और ये जो मार्केट में आए, अब देखिए मार्केट में गया तो मार्केट जो है डायरेक्ट आपको हम नहीं कर सकते, वो टर्शियरी सेक्टर है, ठीक है ना, मार्केट को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हमारा सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर कहाँ आया। शुगर केन को गांव से या फिर जो इसका प्रोडक्शन पॉइंट है वहाँ से हमें इंडस्ट्री तक पहुँचाने के लिए क्या जरूरत चाहिए, हमें रोड चाहिए ना, और दूसरी बात जो है हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अगर ये दोनों ना रहें तो शुगर केन कभी भी इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचेगा। तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ, मेन फैक्टर ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ, ये क्या कर रहा है, प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है ना, तो ये हो गया टर्शियरी सेक्टर। फिर यहाँ इंडस्ट्री से जब शुगर बन गया तो इसको भी मार्केट में पहुंचाना है, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ये भी क्या हो गया आपका सर्विस सेक्टर हो गया। उसके अलावा जो लोग अब मार्केट में उस चीज को बेच रहे हैं, ठीक है, शुगर केन को बेच रहे हैं शॉपकीपर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे मार्केट में क्या है, शॉपकीपर्स हैं, ये भी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ये सामान बेच रहे हैं, तब इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है कि हाँ भाई और प्रोड्यूस करो, फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और प्रोड्यूस करो, तो ये भी क्या हो गया आपका टर्शियरी सेक्टर का वर्क हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते होंगे कि ये टर्शियरी सेक्टर जो होता है डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं करता है बल्कि प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और आज जो ये सेक्टर इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वर्क हो गए हैं जो कि सर्विस सेक्टर में हम लोग गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो गया, या फिर जो है आप कह सकते हैं टीचर, लॉयर, डॉक्टर। और एक नया सेक्टर आ गया हमारे देश में या हमारे वर्ल्ड में जो है आईटी टेक्नोलॉजी आ गया है। तो ये सब कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर को आज बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, सर्विस सेक्टर को काफ़ी तेजी से बढ़ा रहा है। तो यही था तीनों सेक्टर इंडियन एक्टिविटी का, आर्थिक स्थिति का।
अब जो है एक बात बताते हैं, मैं नेक्स्ट टॉपिक चलता हूँ, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। कैसे हम पता कर सकते हैं कि तीनों सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना इनकम आ रहा है तीनों प्रोडक्शन से। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एकदम इजी तरह से बता रहा हूँ, एकदम इजी लैंग्वेज में। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। कैसे हम जानेंगे कि प्रत्येक सेक्टर, तीनों सेक्टर में किस तरह से जो है प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक ना, कितना इनकम आ रहा है। मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। सेम एग्जांपल है, किताब से ही है, कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको किताब समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप जो है प्रोड्यूस किए हैं आप 10,000 kg वेट, ठीक है। ये कौन सा सेक्टर का काम हो गया, मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्रीकल्चरल सेक्टर वर्क होगा, यानी प्राइमरी सेक्टर काम होगा, ठीक है। अब क्या किया इसने, मिल में भेजा इसे पीसने के लिए, ठीक है ना। और कितने रुपीज की जो भेजा, मतलब पर केजी कितना आराम से भेजा, 8 रुपीज पर केजी से, ठीक है। 10,000 किलो इसने ले लिया, कितने रुपए में लिया, कितने रुपए में लिया, 80,000 ना, क्यों, 10,000 इंटू 8, 1 केजी का दाम है 8 रुपया, तो 10,000 का 80,000 हो जाएगा, ठीक है। मिल वाले ने 10,000 केजी ले लिया 8 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 80,000 का हो गया। इसका अब छोड़ देते हैं, इसको भूल जाते हैं। अब मिल वाला क्या किया, उसे अपने मिल में गिन करके फ्लोर बनाया, आटा या मैदा का सत्तू दिया उसको, ठीक है। अब क्या किया इसने, एक इंडस्ट्री को, बिस्किट इंडस्ट्री को या फैक्ट्री को, वही 10,000 केजी जो है मैदा या आटा, वो 15 रुपए किलो, ₹15 पर केजी के हिसाब से इसको बेचा, ठीक है ना, ₹15 पर केजी के हिसाब से बेचा। तो अब कितना हो गया, ध्यान दीजिए, ये अपना प्रॉफिट लगाया है, ये जो इस मिल चलाया है, इलेक्ट्रिसिटी का, अपना मेहनत, सब चीज़, ये भी अपने प्रॉफिट के हिसाब से। मान लीजिए इसका टोटल कॉस्ट 5 रुपीज़ लगा होगा 1 किलो में, 5 रुपीज़ 1 किलो में लगा होगा, इसने 8 रुपये के हिसाब से इसको बेचा। अब ये 1 किलो में इसका जो है फूम लगा होगा, तो मान लीजिए 5 रुपया लगा होगा, 2 रुपये अपना प्रॉफिट कमाया, मैं ना 8 रुपया तो उसका लागत हो गया 1 किलो का, ध्यान दीजिए 8 रुपया लागत हो गया उसका 1 का, ठीक है, क्योंकि 8 रुपये किलो करता है। मान लीजिए खूब इसका तेल पानी सब जला होगा, 8 रुपये का जला होगा, इसने कितना बेच रहा है 15 रुपये में, ये कितना हो गया, माइनस कर दिए 8 + 5, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट ये कमा के बेच रहा है 15 रुपये में इसको। तो इंडस्ट्री क्या की 10,000 ली किलो आटा या मैदा, 1.5 लाख रुपये में ली, ठीक है ना। अब इससे ये क्या करती है, मान के चलिए कि 10,000 पैकेट बिस्किट बनाती है, 10,000 पैकेट जो है बिस्किट बनाती है, और एक पैकेट का दाम है 30 रुपीज़। एक पैकेट का दाम क्या है 30 रुपीज़। 10,000 पीस का क्या हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, लाख हो जाएगा ना, 4 0 और 1 5 0, तो लाख हो गया। मतलब ये 10,000 पैकेट, तो हम ना इसको काउंट करेंगे, ना इसको, ना इसको, ना इसको, टोटल जो होगा हमारा कितना आया बिस्किट की फैक्ट्री से 3 लाख रुपीज़, क्योंकि इसमें सबका दाम जुड़ा हुआ है, इसमें सारी चीज का जो है कॉस्ट जुड़ा हुआ है, इसका भी दाम जुड़ा हुआ है, इसका भी दाम जुड़ा हुआ है और इसका भी दाम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसका लगा, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ये 50,000 रुपये लगा के प्रोड्यूस किया है वेट, 10,000 किलो, 10,000 किलो 50,000 रुपये में इसका हुआ है, 80,000 में बेचा, 30,000 का प्रॉफिट हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ, उसका आप छोड़ देते हैं। अब आते हैं मिल में हम लोग, ये 80,000 रुपये में खरीदा है, प्रोड्यूस किया, उसको ग्रीन किया, उसके बाद जो फ्लोर बनाया, उसको जो 15 यानी ये 1.5 लाख रुपये में इसे बेचा, ठीक है, 1.5 लाख में बेचा, तो इसका कितना हुआ 70,000 हो गया प्रॉफिट, अपना लागत को छोड़कर, जो भी लगा उसका, जो भी उसका कॉस्ट लगा उसको नहीं, उसको 70,000 रुपये अर्न हुआ, ठीक है। अब जो इंडस्ट्री क्या की, 1.5 लाख रुपए लिए 3 लाख में बेच दिए, इसका कितना आ गया, लागत हटा दिए तो 1.5 लाख लगाया था, तो 1.5 लाख का इसका साफ इनकम हो गया, हुआ ना।
कोई भी चीज़ को इसने 50,000 का सामान 80,000 बेचा, 30,000 का उसका फायदा, हम उसको नहीं देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसने 80,000 लिया, उसको आटा बनाया, आटा बना के नेक्स्ट फैक्ट्री को बेच रहा है तो 1.5 लाख में बेचा है, ठीक है ना। 1.5 लाख में तो 70,000 का फायदा हुआ। लेकिन अभी भी इसको टोटल प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट नहीं जोड़ेंगे। अब ये क्या किया, नेक्स्ट बेच दिया फैक्ट्री को। फैक्ट्री ने क्या किया, सब प्रोड्यूस करके बिस्किट बना के 10,000 पैकेट बिस्किट बनाई, एक पैकेट का 30 रुपीज, 10,000 पैकेट का 3 लाख। ओके, ठीक है ना। तो 3 लाख हुआ, ये यही हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ ना। टोटल प्रोडक्शन हमारा ये हुआ, टोटल जो है इनकम जो हुआ, टोटल इनकम तीनों सेक्टर का ये हुआ। अब आप कहेंगे सर कि ये तो सिर्फ इंडस्ट्री का इनकम हुआ ना। नहीं, इसको पीछे देखिए, मैं बैक बता रहा हूँ कि इसमें सारी चीज़ों का दाम जुड़ा हुआ है। इसमें आटे का दाम जुड़ा हुआ है, आटे में गेहूं का दाम जुड़ा हुआ है, गेहूं में इसका लागत जुड़ा हुआ है, सब चीज़ों का दाम जुड़ा हुआ है। लास्ट में कभी भी हम लोग कोई चीज़ रैपर खरीदते हैं या फिर किसी भी चीज़ बिस्किट मिक्सचर के पैकेट खरीदते हैं, उसमें एक चीज़ का दाम जोड़ कर देता है सब। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अकेला सिर्फ उसमें दाल पाया जा रहा है या फिर बादाम पाया जाता है, सिर्फ बादाम का कॉस्ट लगा, उसमें हर चीज़ पैकेजिंग जो होता है, पैकेट का जो खर्च हुआ, उसमें जो आपके रैपर में गैस हल्का भरा आता है जिसकी वजह से एक्सपायरी नहीं होता है, खराब नहीं होता है, ये सब चीज़ का कॉस्ट जोड़कर लास्ट में जो आता है उसी का टोटल इनकम हम लोग मानते हैं। फाइनल गुड्स जो बनता है, ठीक है ना, जो आखिरी सामान लास्ट सामान बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं। ये सब चीज़ जोड़ा है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमने जोड़ा है भाई, मार्केट में पहुँचाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जोड़ा है, हर चीज़ जोड़ कर ये 3 लाख में कर रहा है, ठीक है ना। ये इसका टोटल इनकम हुआ और इसी से जो होता है तीनों सेक्टर में जो ये आपका आ गया, ठीक है ना, इसी से हम लोग का देश का टोटल प्रोडक्शन निकलता है, टोटल इनकम भी निकलता है और इसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। यहीं से हम लोग का जीडीपी निकलता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, यहीं से जो है आपका जीडीपी निकलेगा, देख सकते हैं आप लोग। प्रत्येक सेक्टर में जो फाइनल गुड बनता है, बिस्किट जो है यहाँ पे हमारा फाइनल गुड क्या है, बिस्किट है। तो हर एक साल में जितना बिस्किट से टोटल इनकम आया 200 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, यही जो होगा हमारे देश का एक साल का जीडीपी होगा सिर्फ बिस्किट से। अब मान लीजिए कि बिस्किट से 3 करोड़ आ रहा है, किसी और इंडस्ट्री से 10, 5 ऐसे करके मान लीजिए हमारे पास टोटल कितना हुआ, ये 3 हम जोड़ते हैं, कितना हो गया भाई, 18 करोड़ हो गया। ये हुआ हमारा जीडीपी, ये जो हुआ हमारा क्या हुआ, देश का जीडीपी हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हर चीज़ का ये जो निकला है, ये सब जो निकले इनकम, इसमें बाबू मैं बता रहा हूँ कि हर चीज़ का दाम जुड़ा गया है, ठीक है ना। इसमें जो है सभी चीज़ के कॉस्ट जोड़े गए हैं, ऐसा नहीं किसी चीज़ का छोड़ा गया, हर चीज़ का कॉस्ट जोड़कर तब लास्ट में उसकी प्राइस तय की गई है। ओके, इरेज करूँ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक जो है फार्मर क्या किया, 10,000 kg वीट प्रोड्यूस करता है और 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से वो एक मिल वाले को बेचता है, तो 80,000 रुपया वो अर्न करता है। अब मिल वाला क्या करता है, उसको फ्लोर बना के फैक्ट्री को बेचता है, बिस्किट फैक्ट्री को 15 रुपये पर किलो के हिसाब से। और वो क्या करता है कि 10,000 पैकेट बिस्किट बनाता है और एक पैकेट का दाम 30 रुपये रखता है। तो वो जो टोटल 30 आया, एक पैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, 30 आया, वही जो होगा टोटल इनकम, टोटल प्रॉफिट वही होगा, टोटल प्रोडक्शन भी वही होगा हमारे तीनों सेक्टर का मिलाकर, ठीक है ना। और वही देश का जीडीपी भी होता है एक सेक्टर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे आज हिस्टोरिकल चेंज क्या है तीनों सेक्टर में, इसको भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। कल आया कि प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेकेंडरी सेक्टर जो है इसमें किसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। तो भाई सीधे सीधे मैं बता दे रहा हूँ, टर्शियरी सेक्टर जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, टर्शियरी सेक्टर जो है इंक्रीज ज़्यादा कर रहा है। कैसे, और कहीं ना कहीं इससे इनकम भी सबसे ज़्यादा आ रहा है, इनकम इंक्रीज भी टर्शियरी सेक्टर से हो रहा है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं कैसे, क्योंकि मैं अभी बताया आप लोगों को
कि टर्शरी सेक्टर का काम क्या है, ठीक है ना, कैसे ये इंक्रीज कर रहा है। जितना ज़्यादा इंडस्ट्री खुलेगा, ठीक है, मार्केट खुलेगा, प्रोडक्शन यूनिट खुलेंगे, ठीक है, समझिए बात को। ये तीन चीज़ों को लगते हैं, प्रोडक्शन यूनिट जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, मार्केट। भाई क्या चाहिए हमें, रोड चाहिए, सुपरवाइजर के लिए चाहिए हमें, फिर ड्राइवर चाहिए जो कि सर्विस सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, बहुत सा चीज़ चाहिए, ड्राइवर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, तो ये सब सर्विस ही है ना। लेबर तो हो गया, वो प्रोडक्शन यूनिट का हो गया काम, ठीक है ना, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन सुपरवाइजर देख रेख करने के लिए जो बिजली आ रही है, तो ये सब जो है क्या करता है कि टर्शरी सेक्टर को इंक्रीज कर रहा है। सोचिए इतने से इतने दूर के बीच में इतना हो गया, फिर यहाँ से मार्केट जाने में बैंक हो गया, बैंक लोन दे रहा है इसको, ठीक है। उसके बाद मार्केट में जो है बहुत तरह का वर्क हो रहा है, हर तरह का, ये सब चीज़ बढ़ रहे हैं टर्शरी। दूसरे अलावा मैंने बताया कि टर्शरी सेक्टर में और भी चीज़ इंक्रीज कर गए हैं। फॉर एग्जांपल टीचर्स हो गए हैं, आपके डॉक्टर्स हो गए हैं, लॉयर्स हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए हैं, ठीक है ना। ये सब का भी तो इनकम आ रहा है ना भाई, ये सब का भी तो इनकम आ रहा है, इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। आईटी आज एक नया चीज़ आ गया, हर चीज़ में देखना है, कंप्यूटर आ गया है, तो ये सब का भी तो इनकम बढ़ रहा है ना, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं। टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस इसी की वजह से बढ़ रहा है, समझे बात को। देखिए ग्राफ दिखाया है कि 1971 में जो है आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर, देखिए ग्राफ 1 देखिएगा आप लोग, ठीक है ना, अपने 10th बुक में देखिएगा, तो ग्राफ 1 में आप देखिएगा कि जो है क्या है इंपॉर्टेंस। तो देखिए टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा बड़ा है, 1970 से 2011 के बीच में जो है टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया है। वहीं आप ग्राफ 2 में देखिए जीडीपी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, 1970 में एग्रीकल्चर का था, फिर इंडस्ट्री का थोड़ा सा कम था, और उसके बाद जो था एग्रीकल्चर के बाद टर्शरी सेक्टर का था। लेकिन वही आप 2010 और 2011 में देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे कम, इंडस्ट्री बढ़ा हुआ है, और टर्शरी सेक्टर सबसे अधिक बढ़ा हुआ है। क्लियर। तो क्यों बढ़ा हुआ है मैंने रीजन बता दिया, क्यों जीडीपी इसी से ज़्यादा आ रहा है, क्यों जो है इसका इनकम बढ़ रहा है, इंपॉर्टेंस इसका क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यही चीज़ है, जितना ज़्यादा अगर 2 इंडस्ट्री खुलता है, 2 फैक्ट्री खुल रहा है, तो 10 टर्शरी सेक्टर का जॉब हो जा रहा है उसमें। ये 2 है बेचारा, ये 10 हो जा रहा है, ये 4 हो रहा है, ये 50 हो जा रहा है, बढ़ रहा है, सीधा सीधी बढ़ रहा है, ठीक है। 50 लोग हैं तो ज़्यादा इनकम कमाएंगे 4 के मुकाबले, सीधी बात है। उसके अलावा ये सब भी टर्शरी सेक्टर में आते हैं, तो इनकम भी बढ़ रहा है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है टर्शरी सेक्टर का। तो ये सब चीज़ों को हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, तब जाके जो है पता चलता है कि टर्शरी सेक्टर इंक्रीज कर रहा है। थर्ड जो है इसमें ग्राफ 3 शो कर रहा है कि आज जो है सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड कहाँ हैं, ठीक है ना, आज जो है सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड कहाँ हैं। इसकी भी मैं बात बता देता हूँ कि आज भी लोग सबसे ज़्यादा इंडिया का लगभग पॉपुलेशन मोर देन 50% जो है आज एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंगेज है, ठीक है। इसके पीछे हम बात करते हैं, जैसे देखिए 1970-71 में भी जो है 17 और 71 में भी है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज़्यादा थे, और 2009-10 में भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज़्यादा थे। क्यों, इसको हम बात करते हैं, ठीक है। आज जो प्राइमरी सेक्टर में इसलिए है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लोग इंगेज है, फिर भी ये जो है 1/4 ही जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर पाता है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के मुकाबले, जो कि दोनों मिलाकर 3-4% देते हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ज़रूरत से ज़्यादा इंगेज हैं, ठीक है। बात करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बारे में पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। भाई इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा आदमी इंगेज है, फिर भी जो है इकोनॉमिक सेक्टर जो है आपका प्राइमरी सेक्टर से जो है कोई डेवलपमेंट नहीं है इनकम का उतना, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे केस दिया है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अंडर एम्प्लॉयमेंट
बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। क्वेश्चन भी आ सकता है आपका इससे अंडर एम्प्लॉयमेंट से। मान लीजिए कि मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है हमारे पास, और उसमें मुझे 4 लेबर चाहिए, सिर्फ 4 लेबर। ठीक है, मेरे घर में 12 आदमी हैं। एग्जाम्पल देखिए, 4 आदमी के, और मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चों को हटा के मेरे यहाँ में इस खेत में हम लोग 8 पर्सन काम कर रहे हैं, 8 मेंबर हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 4 आदमी के काम करने पे भी जो है मान के चलिए 100 kg वीट निकलेगा, 100 kg वीट या राइस निकलता है। और 8 मेंबर के भी काम करने से क्या हो रहा है, 100 kg ही राइस निकल रहा है। तो क्या हुआ, हमारे प्रोडक्शन में कहीं कोई चेंजेज है? कुछ चेंजेज नहीं है। 4 आदमी के काम करने पे भी है जो हमारा 100 kg आ रहा है, और 8 आदमी के भी काम करने पर कितना आ रहा है, 100 kg। तो दिक्कत क्या है, कहाँ से इनकम बढ़ेगा? कहाँ से इनकम बढ़ेगा भाई? प्राइमरी सेक्टर की इनकम कहाँ से बढ़ेगा? टर्शियरी सेक्टर में क्या है, 4 आदमी का काम है, 4 ही तो रखेंगे, 8 को क्यों रखेंगे? ये 4 को कहीं और लोग भिड़ा देंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन में है, इस 4 को भिड़ा देंगे मार्केटिंग में। 2 जगह से इनकम आ रहा है, ये तो कुछ नहीं बढ़ रहा है, 0 हो जा रहा है, 4 ही से काम है। अगर इस घर के 4 मेंबर खेत में काम करे, 4 जो है टाउन जाके कोई लेबर का काम करे, डेली वेजेस का काम करते हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्शन तो हमारा 100 kg ही रहेगा, प्लस में इनकम भी बढ़ेगा हमारा। शहर में जो काम करेगा 4 आदमी जाके, इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन आज भी लोग ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इसी में उठाते हैं, जितनी ज़्यादा आवश्यकता है, मुझे 4 आदमी की आवश्यकता है, बट उसमें 12 आदमी लगे हुए हैं, इसी को हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वो छिपा हुआ है, वो बेरोजगार के रूप में छिपा हुआ है। ठीक है ना, वो काम दिखा रहा है कि हाँ काम कर रहे हैं खेत में, लेकिन वो काम उसकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं है। ज़रूरत 4 का है, लेकिन एक्स्ट्रा वो 4 में है। काम को क्या कर रहा है कि 8 भागों में डिवाइड कर दिया, तुम पानी दे देना, हम आके बीज लगा देंगे, तो हम ये कर देंगे, और यही 4 लोग चाहे तो अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गया? इसी को हम लोग जो है डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसमें लेबर रिपोर्ट जो होता है डिवाइड कर दिया जाता है, हर एक को जो है थोड़ा थोड़ा काम करता है। यही जो है कि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा छुपा हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको बुक में भी दिया है सुतराम के बारे में, जो कि कम्स एंड हायर्स 1 or 2 मेंबर ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड। अपने घर पे 1 या 2 लोगों को बुलाता है काम करने। लक्ष्मी का जो फैमिली है वो अब एक्स्ट्रा इनकम, जो लक्ष्मी का एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था, अगर उसके घर से बताया होगा, आप पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक, तो उसमें है कुछ समथिंग एग्जाम्पल कि उसके घर के सभी लोग थे, अगर उसके घर के कुछ लोग मेंबर बाहर जाके काम करते हैं तो क्या होगा कि उसके घर का इनकम भी बढ़ा रहेगा। अब उसी के घर से 2 लोग दूसरे के खेत में काम करने चले गए तो क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगा ना। स्मॉल प्लॉट ऑफ जमीन है तो हम लोग 2 आदमी से भी काम कर सकते हैं, बाकी 3 जो लगा हुआ है उसको कहीं और भेज देंगे। ठीक है ना, यही जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे दूसरे सेक्टर में भी है। ठीक है, आज बहुत से कैजुअल वर्कर जो हैं, जो कि सर्विस सेक्टर में, सर्विस क्षेत्र में भटक रहे हैं डेली एम्प्लॉयमेंट के रूप में। पेंटर हो गए, प्लम्बर हो गए, रिपेयर पर्सन, या फिर बहुत से लोग हो गए जो दिन में बहुत मेहनत करते हैं, समय बहुत देते हैं, लेकिन उनका अर्निंग बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल रिक्शा का हो गया, या फिर जो है आपका साइकिल मैकेनिक हो गया, या फिर जो है आपका वेंडर्स हो गए, ये दिन में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, बट इनका इनकम लेवल ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है ना, वर्क बहुत दे रहे हैं, 8 आवर्स का वर्क दे रहे हैं, लेकिन इनका इनकम लेवल जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और जो है दूसरी बात जो है कि डिवीजन ऑफ सेक्टर, एक होता है ऑर्गेनाइज और एक होता है अनऑर्गेनाइज, उसके बारे में हम लोग कल के क्लास में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट बी में। ओके, दैट्स ऑल। और एक बार चैप्टर जरूर आप लोग रीड कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।